हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की पढ़ाई कैसे चल रही है, एक बार सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितना मैंने आपको करा दिया है, जैसा कि मैंने भाषा बालक व भाषा शिक्षण के बारे में बताया, शिक्षण व शिक्षक के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको शिक्षक का क्या सिद्धांत है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम आती है और भाषा शिक्षण की क्या क्या विधियाँ हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताऊंगी शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है। ठीक है, आज की जो क्लास है फ्रेंड्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है आपके एग्जाम में हमेशा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री, और लास्ट में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स। शिक्षा देते समय या फिर शिक्षण टीचर्स और स्टूडेंट को समझाने के लिए उनको जो क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, शिक्षा का जो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया गया है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों का अधिगम यानी कि सिखाना होता है। ठीक है, बालकों को क्या करना है, अधिगम कराना है और सिखाना है। यहाँ पे देखिए पॉइंट दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है, उसके बारे में आपको बताती हूँ क्या होती है। तो आप अध्यापन के दौरान पाठ्य सामग्री को समझाते समय जो शिक्षक है वो जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है, जिन जिन चीज़ों का प्रयोग करता है, जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है, वह जो होती है वह शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स कहलाता है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जो आधुनिक समय में आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है, इसमें सहायक सामग्री के संबंध में कई नवाचार हुए हैं, जिनकी सहायता से क्या होता है, हमारा जो अध्ययन करने का जो क्षमता है, जो स्टडी है, उसको रोचक व प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सी ऐसी प्रणाली जो अपनाई गई है जिससे क्या हुआ है, जो स्टडी है उसको काफ़ी ज़्यादा रोचक और प्रभावपूर्ण बनाया गया है। क्या क्या है, आप लोग भी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया में शिक्षण विधियाँ शिक्षण के सिद्धांत शिक्षण पद्धतियों एवं विधियों द्वारा अधिगम कराता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है जो अधिगम है, जो सिखाना है, इसकी जो क्रिया होती है, प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया में जो शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण के सिद्धांत है और शिक्षण पद्धति एवं विधियों द्वारा अधिगम कराता है। तो देखिए फ्रेंड, इन सामग्रियों द्वारा क्या होता है, जो प्राप्त ज्ञान न केवल छात्रों में उत्साह जागृत करता है, अपितु हम बात करें इनकी सहायता से क्या होता है, सीखे हुए जो ज्ञान होते हैं, ज्ञान को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। ठीक है, जो ज्ञान टीचर्स देते हैं उसको लंबे समय तक याद रखा जा सकता है, किसके द्वारा, शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ बात करेंगे जो सहायक सामग्रियाँ होती हैं उसके प्रयोग के समय जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक भी अपने अध्यापन के प्रति उत्साहित रहता है। परिणाम बाद में क्या निकलता है, परिणाम स्वरूप अगर हम देखेंगे तो कक्षा का जो वातावरण है वो हमेशा सकारात्मक बना रहता है। अगर क्लास में जो कोई भी आपकी कक्षा है उसमें अगर टीचर क्या है, टीचर अगर एक्टिविटी दिखा रहा है, क्रिएटिविटी कर रहा है, तो क्या होगा, उसकी जो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होगा क्लास का वो क्या होगा, सकारात्मक बना रहेगा। अब यहीं पे फ्रेंड्स अगर हम बात करें वर्तमान समय में क्या होता है, वही शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श होता है, और उसी शिक्षक का जो शिक्षण होता है वो आदर्श शिक्षण कहलाता है, जो अपनी पाठ्य सामग्री को इन रोचक सहायक सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत करता है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ हम बात करें, जो शिक्षण सहायक सामग्री न केवल छात्रों का ध्यान केंद्रित करती है, ठीक है, छात्रों का ध्यान केंद्रित नहीं बल्कि वो क्या करती है, उन्हें उचित प्रेरणा भी देती है, चाहे वह वास्तविक वस्तु से हो, चाहे वो चित्र के द्वारा हो, चाहे वो चार्ट हो या कोई तकनीकी उपकरण, सभी से छात्रों के जो मस्तिष्क में एक बिंब का निर्माण करता है। ठीक है, बिंब मतलब फ्रेंड्स होता है एक चित्र का निर्माण करता है। ठीक है, उससे क्या होता है, हम कह सकते हैं, उससे हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान शिक्षण के अंतर्गत अध्यापन में नवीनता लाने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षक के लिए वांछनीय ही नहीं अनिवार्य होता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो दिया गया है टीएलएम में सहायक में महत्व, टीएलएम में क्या क्या सहायक होता है, किसकी क्या क्या महत्वता होती है उसके बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे
सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं शिक्षण सहायक सामग्री की जो परिभाषा है, ये एक डेंड मनोवैज्ञानिक हैं। डेंड वैज्ञानिक के अनुसार जो सहायक सामग्री होती है वह सामग्री होती है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई या पाठ्य सामग्री को समझाने में सहायता प्रदान करता है। इसी को क्या कहा जाता है? शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ओके, और फिर इसके बाद एक एल्विन स्ट्राग आते हैं वैज्ञानिक। उनके अनुसार उन्होंने कहा है सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी सहायता से छात्रों की पाठ में रुचि बनी रहती है तथा वे सफलतापूर्वक समझते हुए अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए कि जो दोनों ने जो मतलब परिभाषा दी है अपनी अपनी, इन दोनों परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि जो सहायक सामग्री है वह सामग्री, उपकरण तथा युक्तियाँ होती हैं जिनके द्वारा प्रयोग करने से विभिन्न शिक्षण जो टीचिंग लर्निंग होता है, जो टीचिंग होता है, उसकी परिस्थितियों में छात्रों और समूहों के मध्य प्रभावशाली ढंग से ज्ञान का संचार होता है। ओके, ये तो रही बात इसकी शिक्षण सहायक सामग्री की परिभाषा की। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी सहायक और महत्व की बात हो रही। तो देखिए महत्वता की क्या यहाँ पे इन्होंने दिया है। पहला पॉइंट फ्रेंड्स इसमें यहाँ पे दिया गया है, पहला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ये ज्ञान को प्रभावशाली बनाती है और इसके उपयोग से कक्षा की जो नीरसता है वो खत्म हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, देखिए जो सहायक सामग्री होती है उससे क्या होता है, विषय को स्थायी रूप से सीखने व समझने में तो सहायता होती ही है, साथ ही क्या होता है जहां शिक्षक का मौखिक वक्तव्य कम प्रभाव उत्पन्न करता है, वहीं पे जो दृश्य होता है, यानी कि जो देखने वाली जो पिक्चर होती है, जो फोटोज़ होती हैं, उनको देखने के बाद वो जो सामग्री होती है वो पाठ को रोचकता प्रदान करती है और उससे बोधगम्य बनाती है। इसी कारण क्या होता है, क्लास में निरस्ता नहीं आती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इन्हें उपयोग में कैसे लाया जाता है, जटिल से कठिन और सूक्ष्म से छोटे ज्ञान को सरल से समझा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है यह अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्रदान करती है और यह शिक्षक के समय क्या होती है, वह ऊर्जा दोनों की बचत करती है। यह विचारों को प्रभावात्मक प्रदान करती है। देखिए फ्रेंड्स, जो भाषा होती है ना, भाषा संबंधित कठिनाइयों को भी दूर करता है और जो अध्यापन के टाइम पे जो रुचि होती है, जो इंटरेस्ट होता है बच्चों का, उसका जो इंटरेस्ट रुचिकर होने से छात्र क्या होते हैं, अधिक सक्रिय रहते हैं और पाठ को अधिक सरलता से ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, इससे जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों में जो गतिविधियां कराई जाती है, जो उनकी एक्टिविटी कराई जाती है, उसके माध्यम से सक्रिय बने रहते हैं और जो इनका अनुसंधान व परियोजना होता है उसके कार्यों में बढ़कर हिस्सा लेते हैं। और छात्रों को वस्तुओं को जो प्रत्यक्ष रूप से देखना होता है, उसको छूने, महसूस करने व अवसर मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चों को कोई भी चीज़ प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाए, उनको छूने को कहा जाए, उनको महसूस करने कहा जाए, तो ये सभी जो फ्रेंड्स हैं ना, इन सभी का जो अवसर बच्चों को मिलता है ना, तो वे क्या होते हैं, प्राकृतिक व कृत्रिम वस्तुओं के तुलनात्मक भेद को भी जान पाते हैं बच्चे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वही बात बताई गई है, जटिल से कठिन की ओर, सूक्ष्म से छोटे की ओर ज्ञान को सरलता से समझा जाना जा सकता है। ठीक है, यही फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, इनके उपयोग से शिक्षार्थियों को अनुभव का ज्ञान प्राप्त होता है जो ज्ञान को स्थायी बनाने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इससे शिक्षार्थी अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं और इससे शिक्षार्थियों की जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, तो शिक्षार्थियों की जो फ्रेंड्स ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, ज्ञानेंद्रियों का भी विकास होता है। तो फ्रेंड्स देखिए कमेंट करके बताइए ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ज्ञानेंद्रियाँ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मुझे पता है बट मैं नहीं बताऊंगी, थोड़ा टाइम देती हूँ, आप लोग बताइए, इसके बाद मैं आपको कमेंट करके मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आप लोगों को जो गलत सही आता है आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो बात हो गई है, इनसे क्या होता है, शिक्षार्थियों की ज्ञानेंद्रियों का भी विकास होता है। इसके बाद चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इससे शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है और इससे शिक्षार्थियों में स्वयं कार्य करने एवं आत्मनिर्भर बनने की क्षमता का भी विकास होता है। नेक्स्ट कह रहा है ये शिक्षार्थियों में उत्सुकता उत्पन्न करती है। ठीक है, ये शिक्षार्थियों में क्या उत्पन्न करती है, उत्सुकता उत्पन्न करती है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बताएंगे शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग और उद्देश्य के बारे में। यहाँ पे प्रकार, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पहले मैं आपको प्रकार बता देती हूँ। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं।
शिक्षण सहायक सामग्रियाँ जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो 4 प्रकार की बताई गई। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। पहली बताई गई है दृश्य सामग्री, दूसरी बताई गई है श्रव्य सामग्री, तीसरी बताई गई है श्रव्य दृश्य सामग्री और चौथा बताया गया है क्रिया सहायक सामग्री। ठीक है, चौथा बताया गया है क्रिया सहायक सामग्री। तो देखिए फ्रेंड्स, तो पहला जो होता है दृश्य सामग्री। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दृश्य सामग्री मतलब फ्रेंड्स क्या आता है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती है, इस पर हम चर्चा करते हैं। पहले देखिए फ्रेंड्स, जो पहली है आपकी दृश्य सामग्री, उसके अंतर्गत क्या आता है? तो देखिए फ्रेंड, इसका अर्थ होता है जिसे देखा जा सके। ठीक है, दृश्य सामग्री का मतलब क्या होता है? जिसे देखा जा सके। ठीक है, इसका अभिप्राय यह हुआ कि ये वे उपकरण होते हैं जिन्हें छात्र देख सकता है। इसका संबंध नेत्रों से है, जैसे श्यामपट्ट हो गया, चित्र हो गया, चाक हो गया, ग्राफ हो गया, चार्ट पेपर हो गया, पत्र पत्रिकाएं हो गए, समाचार पत्र हो गया, स्लाइड हो गया, फिल्म हो गई, और फिर आपका यहाँ पे है टिकट हो गया, समय सारणी, टाइम टेबल। तो ये सभी फ्रेंड्स आपका क्या कहलाता है? ये सभी आपका जो है ये दृश्य सामग्री कहलाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग करने का उद्देश्य क्या क्या है। पहले मैं इसका उद्देश्य आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है ना, जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसको प्रयोग में लाने के बहुत से उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहला उद्देश्य उनका ये होता है कि छात्रों में जो भी पाठ पढ़ाना, जो भी विषय वस्तु पढ़ाना है, उसके प्रति बच्चों के अंदर रुचि को जागृत करना। ओके, नेक्स्ट होता है कि बालकों में जो तथ्यात्मक हैं सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना, ताकि बच्चों को क्लास इंटरेस्टिंग लगे। और इसके बाद होता है फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट कि सीखने की जो गति होती है उसमें सुधार लाया जाए। बच्चे अगर कुछ त्रुटि कर रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं, तो उसकी जो सीखने की जो गति है, जो लय है, जो सुर है, जो ताल है, उसमें क्या करें, बच्चों की पहले सुधार करें। उसके बाद है छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाएं। उसके बाद आता है अभिरुचि। तो अभिरुचि पर क्या होता है, आशानुकूल प्रभाव डालना। उसके बाद बच्चों पर ध्यान देना कि किसकी बुद्धि तीव्र है एवं कौन मंद बुद्धि के छात्रों के योग्यता अनुसार शिक्षा प्रदान करना। फिर बात आती है जो जटिल विषय है, उस जटिल विषय को भी सरस रूप में प्रस्तुत करना, मतलब उसको इजी से इजी लैंग्वेज में, इजी से इजी भाषा में उसको प्रस्तुत करना। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, बालक जो होता है, बालक का ध्यान किस ओर है उसको केंद्रित करना, उसकी विषय वस्तु यानी पाठ की ओर क्या करना, केंद्रित करना। इसके बाद आता है फ्रेंड्स अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना। ठीक है, जो अमूर्त चीज़ें हैं उसको मूर्त रूप देना। नेक्स्ट आता है बालकों की जो निरीक्षण शक्ति का विकास करना। ओके फ्रेंड्स, तो ये सभी क्या हो गया आपका, ये सभी आपका आ गया शिक्षण सहायक सामग्री में प्रयोग करने के क्या क्या उद्देश्य हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि शिक्षण सहायक सामग्री के जो कार्य होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, जब तक आप कार्य नहीं समझेंगे तब तक आपको दृश्य सामग्री या फिर श्रव्य सामग्री या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर क्रिया सहायक सामग्री सब कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं वर्क की, TLM वर्क, क्या क्या इसका वर्क होता है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ बात करेंगे। तो देखिए, इस TLM का जो वर्क होता है, इसका जो कार्य होता है शिक्षण सहायक सामग्री का, तो पहली बात होती है मोटिवेट करना, बच्चों को मोटिवेशन देना, प्रेरणा यानी कि फ्रेंड्स सहायक सामग्री जो आपकी दृश्य श्रव्य से सीखे हुए ज्ञान से छात्रों में उत्सुकता क्या होती है, उत्पन्न होती है, साथ ही उनके प्रयोग द्वारा प्राप्त किया गया जो ज्ञान होता है उसे प्रेरणा प्रदान करता है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए एक्टिविटी ऑफ थियरी, तो इससे क्या होता है, क्रिया का जो सिद्धांत होता है, इन सामग्रियों के प्रयोग से विद्यार्थियों में नाना प्रकार की क्रियाएं करने का अवसर मिलता है और वह खेल कूद में जटिल पाठ्यक्रम को भी आसानी से सीख लेते हैं। ठीक है, और किसी भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन अच्छे से करना ताकि बच्चे समझ के पढ़ के उसका समझ सके। एक्सप्लेनेशन मतलब ये होता है कि जो शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से कठिन वर्ड पाठ वस्तु को प्रत्यक्ष देखकर छात्रों को मन में उठी जो शंकाएं होती हैं उसका समाधान हो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्पष्टीकरण यानी कि एक्सप्लेनेशन। उसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका शिक्षण में कुशलता, स्किल इन टीचिंग। इसमें क्या होता है, शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षक को उनके अध्यापन प्रक्रिया में काफ़ी मदद करती है, जिससे वह अपने विषय को बेहतर ढंग से छात्रों के समय प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैं बता रही थी आपको दृश्य सामग्री के बारे में। ठीक है, दृश्य सामग्री क्या क्या होती है,
तो देखिए फ्रेंड्स, दृश्य सामग्री की हम बात कर रहे हैं, तो दृश्य सामग्री में आपका आ जाएगा श्यामपट्ट, चित्र, चार्ट, ग्राफ, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, स्लाइड, फिल्म, टिकट, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, ये सभी आपकी आती है किसमें, दृश्य में। तो दृश्य सामग्री देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे जो श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट का यूज कैसे होता है, देखिए ब्लैक बोर्ड जो है यानी कि श्यामपट्ट जिसको बोलते हैं, अब भले से ही मतलब अब क्या है, आधुनिक युग में आपको व्हाइट बोर्ड देखने को मिल रहा है, ग्रीन बोर्ड देखने को मिल रहा है, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, पहले ज़्यादा करके ब्लैक बोर्ड ही होता है जिसको श्यामपट्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड के बिना, ब्लैक बोर्ड के बगैर हिंदी शिक्षण की कल्पना नहीं की जा सकती है। हिंदी शिक्षण में शब्दों के उच्चारण, स्पष्टीकरण, विषय को रुचिकर बनाने और कठिन अंशों को सरल करने, लिखावट में सुधार लाने, व्याकरण शिक्षा में परिभाषा लिखने और उदाहरण बताने, अभ्यासार्थ प्रश्न देने इत्यादि में श्यामपट्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ तो मैंने आपको श्यामपट्ट बता दिया, नेक्स्ट दिया गया है चित्र। ठीक है, चित्र क्या होता है, वास्तविक वस्तुओं और नमूने प्राप्त न होने पर क्या होता है, इन सामग्रियों का जो प्रयोग किया जाता है। किन सामग्रियों का फ्रेंड्स प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपको श्यामपट्ट पे स्वयं चित्र बनाने को बोल दिया जाए या फिर टीचर्स तैयार करके आपको दिखाएं, कोई किसी भी प्रकार का चित्र है जो आपको विषय वस्तु में जरूरी है, जैसे कि कोई महापुरुष के चित्र, पेड़ के चित्र, बादल के चित्र, किसी पौधे का चित्र आदि के बारे में बच्चों को पढ़ाने के और समझाने के लिए चित्र की आवश्यकता पड़ती है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है चार्ट या फिर ग्राफ। चार्ट या ग्राफ जो होता है फ्रेंड्स, इसकी जो उपयोगिता होती है, शिक्षण की सफलता में चार्ट यानी कि जो चार्ट पेपर होता है उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, भाषा के वर्ण, मात्रा, वाक्य के विभिन्न शब्दों, मानव अंगों, ध्वनियाँ, अवयवों के चित्रों को चार्ट के माध्यम से समझाया जा सकता है। इसी तरह के कई चार्ट हम नर्सरी कक्षाओं में भी लगे देखते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे छोटा बड़ा का चार्ट बना के टांग दिया जाता है, ABCD का चार्ट बना के टांग दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, बच्चे देख करके सीखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र। तो पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र जो है, इससे क्या होता है, यहाँ पे जो पत्र पत्रिकाएं यानी कि जो बुलेटिन बोर्ड है, सूचना पट है, ठीक है, समाचार पत्र है, नोटिस बोर्ड है, के द्वारा छात्रों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक व समसामयिक आदि पक्षों की जानकारी से संबंधित सूचनाएं दी जाती हैं। साथ ही यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि सूचना पट की जो सूचनाएं होती हैं वो छात्रों की रुचि, प्रवृत्तियों व योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका दिया गया है टिकट, समय सारणी, टाइम टेबल, स्लाइड, फिल्म, ये सब चीज़ें जो दी गई हैं आपकी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ें भी अपने अपने लिए बच्चों के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है, बच्चे देख के, सुन के, समझ के उसको काम करते हैं। ठीक है, जिससे आपको बता दूँ एक थोड़ा सा मीम्स यानी कि म्यूजियम्स जो होता है फ्रेंड्स, संग्रहालय जिसे बोलते हैं, जिससे यहाँ पे आपको स्लाइड दिया गया है, जहाँ पे महत्वपूर्ण व दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह होता है उन्हें संग्रहालय यानी कि म्यूजियम कहा जाता है। विद्यार्थियों में समय समय पर ऐसे संग्रहालयों में लेकर जाना, उन्हें वहाँ महान संतों, कवियों, साहित्यकारों, प्राचीन ग्रंथों, समाचार पत्र पत्रिकाओं, डाक टिकटों, अस्त्र शस्त्रों के संग्रहालय के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। ठीक है, तो ये तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया शिक्षण सहायक सामग्री में आपका जो है दृश्य हो गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसके बाद आपका आता है श्रव्य सामग्री। तो श्रव्य सामग्री जो है फ्रेंड्स, ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। ठीक है, आज की क्लास में मैं इतना ही करती हूँ, कल की क्लास में मैं आपको सभी को ये सब कुछ मैं आपको कल क्लास में समझाऊंगी अच्छे से। ठीक है, क्योंकि क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है और जितना मैंने अभी तक आपको बता दिया है, ठीक है, इतना आई होप आप सभी लोग अच्छे से कल पढ़ के समझ के आएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, कल पहले मैं आपको जितना भी आज बताई हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देती हूँ जो कुछ टीचर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अच्छी पाठ्य पुस्तकों के गुण बताती हूँ। जो कुछ अच्छी पाठ्य पुस्तकें होती हैं ना, जैसे बहुत सी पाठ्य पुस्तकें होती हैं, जिस बच्चे का जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, बच्चों को वो जो बुक होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और अच्छी लगती हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ जो बुकें होती हैं उनकी जो है अच्छी पाठ्य पुस्तकों के कुछ गुण होते हैं। जैसे कि गुण के बारे में अगर हम बात करें, कुछ उनकी गुड हैबिट्स होती है, क्या क्या होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो होती है उसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम व्यवस्थित ढंग से संग्रहित होता है।
नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, एक जो अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है उसमें संकलित अध्याय विद्यार्थियों में आयु, मानसिक एवं बौद्धिक अवस्थाओं के अनुसार होना चाहिए। एक अच्छी जो पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों में ज्ञान प्राप्ति के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, एक ऐसी जो पाठ्य पुस्तक की जो भाषा हो एकदम सरल हो, एकदम स्पष्ट हो और छात्रों की योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। और भाषा की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में साहित्य की विभिन्न विधाओं यथा जैसे कि कहानी, कविता, नाटक, निबंध इत्यादि का भी समावेशन होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है, बाल साहित्य एवं उसका क्या महत्व है, अन्य शिक्षक सहायक सामग्रियाँ क्या होती हैं, प्रमुख दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होती हैं, और फ्रेंड्स और मैं आपको बताऊंगी कल की क्लास में प्रमुख श्रव्य सामग्रियाँ क्या क्या होती, कौन कौन सी होती हैं, और शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये सभी जो क्लास होगी कल की क्लास में आप सभी से सब डिस्कस करूंगे, और हिंदी भाषा शिक्षण एवं शिक्षण सहायक सामग्री में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये सभी जानने के लिए कल की क्लास आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा। और फ्रेंड्स सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।